1985 में जब इलेक्शंस हुए, जो पार्टीलेस इलेक्शंस हुए, उसके बाद 8th अमेंडमेंट के ज़रिए प्रेसिडेंट ने ये इख्तियार अपने हाथ में ले लिया, आर्टिकल जो कंट्रोवर्शियल 58(2)B थी, कि वो जब दिल चाहे पूरी असम्बली को, वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को डिज़ोल्व करके घर भेज सकते हैं। और उसके बाद हमने नतीजा देखा कि 4 दफ़ा इस 58(2)B को इस्तेमाल किया गया। लिहाजा जब नवाज शरीफ साहब 97 के इलेक्शन में आए तो उन्होंने एक आइनी तरमीम करके इस 58(2)B को ख़त्म कर दिया। यानी सदर का ये इख्तियार ख़त्म हो गया कि वो असम्बली को और वज़ीर आज़म को पैकअप कर सकें, घर भेज सकें। सदर का जो इलेक्शन होता है वो आइन के आर्टिकल 41 के तहत होता है। 41 में ये जो सदर की कंडीशंस हैं वो 3 बेसिक कंडीशंस हैं। एक तो उसका मुसलमान होना ज़रूरी है हमारे आइन के मुताबिक, एक सिर्फ मुसलमान ही सदर और वज़ीर आज़म बन सकता है। सेकेंडली उसकी उम्र 45 ईयर्स मिनिमम एज है। और थर्ड कंडीशन उसकी यह है कि ही मस्ट बी एलिजिबल टू बिकम द MNA, यानी नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ने का अहल हो। नेशनल असम्बली के इलेक्शन लड़ने के अहल से मुराद यह है कि जो हमारे आर्टिकल 62, 63 जो क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, सादिक और अमीन और तमाम शराइत जो हैं जो एक MNA के ऊपर होती हैं, वो सदर के ऊपर भी जो है वो इन्फोर्स्ड होती हैं। इसके अलावा जो सदर का इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो एक तो 6 लेजिस्लेचर्स जो हमारे मुल्क में हैं, एक कौमी असम्बली है, एक सेनेट है और 4 सूबाई असम्बली है। तो सदर जो है तमाम सूबों को, फेडरेटिंग यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और हमारे मुल्क में जो असम्बलीज़ की जो कंपोजिशन है वो विद रिस्पेक्ट टू पॉपुलेशन है। और ज़ाहिर है कि जिस सूबे की आबादी ज़्यादा है वहाँ उसकी प्रोविंशियल असम्बली की सीट्स भी ज़्यादा है। तो सदर के इलेक्शन में क्योंकि 4 सूबे को बराबर ट्रीट करना होता है, लिहाजा आइन के अंदर ये लिखा हुआ है कि जिस असम्बली के मिनिमम मेंबर्स होंगे उनके वोट्स जो हैं वो बेस समझी जाएगी और बाकी 3 असम्बलियाँ जो हैं उन पर डिवाइड कर दिया जाएगा। इस वक्त बलूचिस्तान जो हमारी असम्बली है उसमें 65 मेंबर्स हैं, जो कि सबसे छोटी असम्बली है। तो पंजाब के जो 373 मेंबर्स हैं उनके 373 वोट नहीं है बल्कि वो 65 वोट्स ही तस्वुर होंगे। 373 को आप 65 पर डिवाइड करेंगे। इसी तरह जो KPK की असम्बली है या सिंध की असम्बली है वहाँ पर भी ऐसा ही होगा। यानी बलूचिस्तान की जो असम्बली है वहाँ पे एक MPA का 1 वोट है, नेशनल असम्बली के अंदर भी एक MNA का 1 वोट है और सेनेट के अंदर भी एक सेनेटर का 1 वोट है। लेकिन सूबाई असम्बलियों में जो 3 है हमारी, वहाँ पर ऐसा नहीं है। और इस तरीके से जो वोट्स बराबर हो जाते हैं तो तकरीबन 750 760 वोट जो हैं वो सदर के बनते हैं जो उसको लेने होते हैं। सदर जरदारी जो है उन्होंने 2008 से 13 में अपनी टर्म पूरी की थी, 5 साल। उसके बाद 13 से 18 सदर ममनून हुसैन ने अपने 5 साल पूरे किए और उसके बाद सदर आरिफ अलवी 9 सितंबर 2018 में वो सदर बने और उनके 5 साल 2023 में सितंबर में कंप्लीट हो गए थे। लेकिन आइन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी सदर की टर्म कंप्लीट हो जाए और मुल्क के अंदर कोई असम्बली मौजूद ना हो, कौमी असम्बली मौजूद ना हो, तो वही सदर कंटिन्यू करता है। तो आरिफ अलवी साहब जो हैं वो सितंबर से आप समझ लें कि एक्सटेंशन पर हैं और अब उनका इलेक्शन जो है जबकि इलेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, 4 सूबाई असम्बलियाँ भी आ गई हैं, गवर्नमेंट्स भी बन गई हैं, कौमी असम्बली भी मुकम्मल है, लिहाजा अब उनका इलेक्शन होगा। आइन के अंदर जो 41(4) है गालिबन, उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है कि अगर किसी वजह से इलेक्शन प्रेसिडेंट का नहीं होता उसकी टर्म कंप्लीट होने के बाद, जैसे कभी हुआ आरिफ अलवी साहब के दौर में, तो जब भी मुल्क में जनरल इलेक्शन होंगे उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है वो कराने आपको ज़रूरी होते हैं। सदर, जैसे मैंने पहले कहा कि सदर जो है वो एक सिंबॉलिक और हेड ऑफ द स्टेट कहलाता है। चीफ एग्जीक्यूटिव की जो अथॉरिटी है वो सारी प्राइम मिनिस्टर के पास है और सदर प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस का पाबंद है। सदर अपने तौर पर कोई काम जो है वो नहीं कर सकता। इवन हमारे आइन में लिखा हुआ है कि सदर ही रेफरेंडम भी करा सकता है, लेकिन वो रेफरेंडम भी उसको प्राइम मिनिस्टर आफ्टर द अप्रूवल ऑफ द जॉइंट सिटिंग भेजता है, फिर वो किसी मामले पे रेफरेंडम करा सकता है। इसके अलावा जो अपॉइंटमेंट्स हैं, की अपॉइंटमेंट जितनी भी होती हैं, चीफ जस्टिस हैं, जजेस हैं, अटॉर्नी जनरल है, सर्विसेज चीफ्स हैं, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयर चीफ, ये तमाम अपॉइंटमेंट सदर करता है। लेकिन अगेन उनकी जो समरी होती है, उनकी जो एडवाइसेस होती हैं वो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती हैं। इसी तरह जो हमारे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे जो सफ़ीर हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाते हैं, वो भी ज़ाहिर है सदर ही उनकी अप्रूवल देता है फाइनल। और इसी तरह बाहर से जो आते हैं एम्बेसडर्स, वो भी सबसे पहले अपने क्रेडेंशियल्स आके प्रेसिडेंट को पेश करते हैं। लेकिन ये अगेन एक सेरेमोनियल सी सारी चीज़ें हैं।
इसमें सदर के पास एज सच कोई इख्तियार नहीं है कि सदर किसी को रिफ्यूज़ कर दे, किसी फॉरेन डिप्लोमेट को या उसको। एक और आर्टिकल 45 जिसका भी बड़ा जिक्र भी हुआ जब इमरान खान साहब को कन्विक्शन हुई कि सदर जो है वो सज़ाओं को माफ़ कर सकता है, कमी भी कर सकता है, ख़त्म भी कर सकता है, सस्पेंड भी कर सकता है, ये आर्टिकल 45 में दिया हुआ है। तो ये भी सदर के पास, और मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे अहम जो इसके पास पावर है वो यही है, जिसमें वो प्राइम मिनिस्टर का पाबंद भी नहीं है। और हमने सदर को ये पावर इस्तेमाल करते हुए देखा है। हर ईद पे आप देखते हैं कि वो कैदियों की जो होती हैं, जिनकी सज़ाएँ तकरीबन कंप्लीट हो चुकी होती हैं, कुछ ख़वातीन होती हैं, कुछ बुज़ुर्ग कैदी होते हैं, ईद के मौके पर, दोनों ईद के मौके पर सदर अक्सर उनमें कमी का ऐलान करते हैं, रिमिशन का ऐलान करते हैं, ताकि वो भी अगर उनकी 3 महीने 2 महीने की सज़ा बाकी है तो वो पहले ही बाहर आ जाते हैं अपनी फैमिली के साथ ईद मनाने के लिए। इसके अलावा जितनी भी जब कन्विक्शंस होती हैं, जब वो अपील की स्टेज से भी गुजर जाती हैं, तो फिर आखिरी जो अपील फोरम है वो प्रेसिडेंट का है। जो डेथ सेंटेंसेस होती हैं वो भी मर्सी पिटिशन कर सकते हैं प्रेसिडेंट के पास। इसके अलावा भी जो है, लेकिन अगेन इमरान खान साहब के हवाले से जिस तरह बात हो रही थी, तो क्योंकि इमरान खान साहब को अभी सिर्फ एक लोअर कोर्ट ने कन्विक्ट किया है और अभी उनकी अपील हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट लेवल पे पेंडिंग है, तो जाहिर है सदर अभी कोर्ट के मामलात में इंटरवीन तो वो नहीं कर सकते। जब तमाम प्रोसेस जो है ट्रायल का कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद अगर इमरान खान साहब उनसे अपील करते हैं, तब सदर ये इख्तियार जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। इसके अलावा सदर जो होता है वो हमारे जो जितनी भी फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, जो पब्लिक सेक्टर में, उनके भी वो चांसलर जो है वो सदर ही होता है। उनकी जितने भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स हैं, उनकी जो फाइनल अप्रूवल, जो सेनेट्स होती हैं यूनिवर्सिटीज़ की, उनकी फाइनल अप्रूवल जो है वो सदर देता है। बाकी जो सूबों में हैं उनके गवर्नर चांसलर होते हैं, और यूनिवर्सिटी आपको पता है जो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव असल में जो हेड होता है वो तो वाइस चांसलर होता है। तो सदर वहाँ पे भी एक तरह से सिंबॉलिक हेड होता है, चांसलर होता है, और फाइनल अप्रूवल जो है वो सदर ही देता है यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी मामलात हैं उसके लिए भी। पाकिस्तान जब बना तो हमारा सबसे पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन आया वो 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि एक फेडरल पार्लिमानी सिस्टम के मुताबिक था, जिसमें एक सदर था, एक वज़ीर आज़म था, और बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह हमने, क्योंकि बरतानिया से आज़ादी हासिल की, तो जो बरतानवी एक मॉडल है कि उसी तौर पर हमने यहाँ पर एक सिंबॉलिक हेड ऑफ़ द स्टेट के तौर पर प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया। लेकिन उसके बाद जब 58 का मार्शल्ला लगा अयूब खान का, और अयूब खान ने 56 के कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया, 2 साल और तकरीबन 8 महीने वो कॉन्स्टिट्यूशन रहा, और 1962 में उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया जो कि प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, जिसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो थी उन्होंने नाफिज की। उसके बाद जब 1970 में पहले आम इंतखाबात इस मुल्क में हुए, और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ और भुट्टो साहब की हुकूमत यहाँ पे बनी, तो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें मिला, और वही कॉन्स्टिट्यूशन आज हमारे मुल्क में अभी तक नाफिजुल अमल है। और अभी हमने उसकी गोल्डन जुबली भी मनाई है, 50 ईयर्स ऑफ 1973 कॉन्स्टिट्यूशन अभी 2023 में। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में दोबारा वही 1956 का जो पार्लिमानी निज़ाम था उसको वापस ले आया गया, और सदर का ओहदा भी वापस आ गया, वज़ीर आज़म का ओहदा भी वापस आ गया, और वज़ीर आज़म को चीफ़ एग्जेक्टिव बना दिया गया। वज़ीर आज़म को हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट और सदर को हेड ऑफ़ द स्टेट कहा गया। लेकिन उसमें सदर की पावर्स बहुत ही लिमिटेड होती हैं, महदूद थी। के बाद 1985 में जब इलेक्शंस हुए, जो पार्टीलेस इलेक्शंस हुए, उसके बाद 8th अमेंडमेंट के ज़रिए प्रेसिडेंट ने ये इख्तियार अपने हाथ में ले लिया, आर्टिकल जो कंट्रोवर्शियल 58(2)B थी, कि वो जब दिल चाहे पूरी असम्बली को, वज़ीर आज़म को, उनकी काबीना को डिज़ोल्व करके घर भेज सकते हैं। और उसके बाद हमने नतीजा देखा कि 4 दफ़ा इस 58(2)B को इस्तेमाल किया गया, और हमारी 4 डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स जो थी बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की, वो इसी आर्टिकल 58(2)B के तहत जाती रही। लिहाजा जब नवाज शरीफ साहब 97 के इलेक्शन में आए तो उन्होंने एक आइनी तरमीम करके इस 58(2)B को ख़त्म कर दिया, यानी सदर का ये इख्तियार ख़त्म हो गया कि वो असम्बली को और वज़ीर आज़म को पैकअप कर सकें, घर भेज सकें। और उसके बाद जब 2008 में इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उन्होंने जो 18वीं तरमीम जो कि फेमस है आज तक, उसके ज़रिए दोबारा 58(2)B की पावर्स को ख़त्म कर दिया। तो सदर के पास जो असम्बली डिसोल्यूशन की जो पावर थी, ये उसके पास 85 में आई, और 97 में उसके बाद फिर चली गई, फिर 2002 में आई, और उसके बाद फिर ये 2010 में 18वीं तरमीम के ज़रिए उसके पास से चली गई।
सदर की को अगर हटाना हो, इम्पीचमेंट की भी प्रोविज़न हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई है। सदर को हटाने का तरीका यही है कि उसके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन इम्पीचमेंट की जो है वो पार्लियामेंट में, सिर्फ नेशनल असम्बली और सेनेट इसमें ही आ सकती है, उसमें सूबाई असम्बलियों को इख्तियार नहीं है। तो लिहाजा वहाँ पर इनके ख़िलाफ़ एक इम्पीचमेंट की मोशन आ सकती है। उसमें सदर को चार्जशीट किया जाता है, यानी आपको रीज़न बतानी होगी कि क्यों सदर को हटाया जा रहा है, क्या उन्होंने कोई आइन की वायलेशन की है, या वो फिज़िकली कोई अनफिट हैं, या उनका कोई भी ऐसा रोल है कि जो कि समझा जाता है कि वो सदर रहने के काबिल नहीं है। तो उस हवाले से वो इम्पीचमेंट की एक रेजोल्यूशन आती है और सदर को उसमें मौका दिया जाता है कि वो इन इल्ज़ामात का, इन चार्जेस का जवाब दें। जॉइंट सेशन होता है, बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, वहाँ पे सदर आके अपनी तकरीर करके अपनी वजाहत करते हैं और उसके बाद फिर उस पर वोटिंग होती है और फिर वोट के नतीजे में सदर को इम्पीच करके निकाला जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फुल वीडियो। आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। सो इफ यू वांट टू सपोर्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म एंड वॉच मोर मीनिंगफुल कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल।